अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस उन्होंने जाते हुए ये अनाउंस किया कि मुआहदा नहीं हो सका। इसके बाद सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्या हालात होंगे, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, बल्कि पसे पर्दा अभी गुफ्तगू चलेगी। क्योंकि जो जंग है वो किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं है। ना अमेरिका को उसका फायदा है, ना ही ईरान को फायदा होगा, ना किसी और मुल्क को होगा, बल्कि दुनिया में नुकसान है। और जाहिर सी बात है जंगों का नुकसान होता है, और ये तो एक बहुत बड़ी जंग है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर हो रही है। ईरान के जो मुज़ाकरातकार थे उसमें स्पीकर बाकर कालिबाफ उन्होंने ऐलान किया कि मुआहदे के हम चंद इंच की दूरी पर थे, यानी कि मुआहदा बिल्कुल होने वाला था कि अमेरिका की तरफ से नई शरायत, नई बातें सामने आ गई, तो जिसकी वजह से मुआहदा तकमील तक ना पहुंच सका। अब देखा जाए तो जो डेडलॉक आया वो अमेरिका का जो बुनियादी मुतालबा था वो एटमी हथियारों की रोकथाम का था, तो उस पर आकर डेडलॉक पैदा हुआ। क्योंकि ईरान जो है वो यूरेनियम अफज़ूदा कर रहा है और एटमी हथियार बना रहा है। अमेरिका का यह मौक़िफ़ था कि ईरान एटमी हथियारों की तैयारी को रोके, यूरेनियम अफज़ूदा मजीद करने से रुक जाए, तो उनका ये बुनियादी और बड़ा मुतालबा था। और दूसरी तरफ ईरान का जो मुतालबा था कि ईरान पर लगने वाली सैंक्शंस, पाबंदियां उनको खत्म किया जाए। इसी तरह अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जो बहरी जहाज हैं उनसे टोल वसूल किया जाए, ये ईरान के बुनियादी मुतालबात थे। तो ये फ्लेक्सिबल थे, इस पे निगोशिएशन भी हुई और इस पे अमेरिका भी किसी हद तक मान जाता। लेकिन जो यूरेनियम अफज़ूदगी है उस पर डेडलॉक हुआ और ये बुनियादी मुतालबा अमेरिका का था। अब जाहिर सी बात है कि ईरान पिछले 40 साल से ज्यादा अरसे से पाबंदियों का सामना कर रहा है। उसकी मईशत जो है वो मुतासर हो चुकी है, शदीद मुतासर है ईरान की मईशत। और इस जंग से पहले ईरान में महंगाई की वजह से बड़े शदीद मुजाहरे हुए, उनकी आवाम सड़कों पर निकली, तो ये सब पाबंदियां उसने बर्दाश्त की हैं। और अब ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमला आवर है और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो चुका। उसकी जो मरकजी क़यादत थी, उसके जो रहबर थे, रूहानी रहबर, वो शहीद हो चुके, हजारों लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान जो अपने मौक़िफ़ पर कायम दायम है। तो इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब मुज़ाकरात की टेबल पर आकर वो यूरेनियम अफज़ूदगी से क्यों पीछे हटेगा? क्योंकि ये तो शुरू से मुतालबा था। अगर ईरान ये मुतालबा मान लेता तो फिर जंग की नौबत ना आती, ईरान पहले ही सरेंडर कर जाता, इन बातों को मान लेता। तो जब वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया, एक जो मुश्किल वक्त था वो उसने बर्दाश्त किया, तो अब जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा तो उसकी मजबूत पोजीशन है। अगर देखा जाए तो अमेरिका से ज्यादा मजबूत पोजीशन ईरान की है। तो अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर इस मुतालबे को क्यों कर तस्लीम करेगा? तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि किसी आलमी ताकत की इन्वॉल्वमेंट इंतहाई जरूरी है, तीसरी ताकत की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसमें चाहे वो चीन हो या रूस हो। और अब वैसे पसे पर्दा तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने असिस्ट भी किया ईरान को, मुज़ाकरात में भी एक किरदार अदा किया। बज़ाहिर वो सामने नहीं आए, लेकिन पसे पुष्ट रहकर पाकिस्तान को उन्होंने मुआविन किया, ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने में किरदार अदा किया। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि वो खुलकर सामने है। जिस तरह पाकिस्तान ने खुलकर किरदार अदा किया, तो रशिया और चीन ये भी एक सालिश के तौर पर खुलकर इनमें से कोई एक मुल्क अगर सामने आएगा तो फिर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। और जैसे ही जेडी वेंस यहाँ से वापस गए हैं तो ट्रंप ने फौरन अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर रहा है और वहां से गुजरने वाले जितने भी जहाज होंगे अगर वो टोल टैक्स देकर गुजरेंगे तो अमेरिका उनको काउंटर करेगा और अमेरिका उनको मजीद आगे नहीं जाने देगा। तो अबनाए हुर्मुज़ फिर ब्लॉक हो गई है। अब दो मसाइल हो गए, एक तो ईरान ने खुद उसको रोका हुआ अबनाए हुर्मुज़ को, बगैर टोल टैक्स से किसी को गुजरने नहीं दे रहा, किसी बहरी जहाज को। दूसरा अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया कि जो आप टोल टैक्स देगा उसने उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो अब ये नए मसाइल जो वो सामने आ गए, और जाहिर सी बात है कि जब जहाज रुकेंगे तो उससे फिर फ्यूल का एक और क्राइसिस आएगा, एक और बड़ा बहरान पैदा होगा, दुनिया मुतासिर होगी और पाकिस्तान भी इससे शदीद जो मुतासिर होगा। अब 22 अप्रैल की डेडलाइन है ट्रंप की तरफ से जंग बंदी की। अब 22 अप्रैल तक दुनिया जो है फिर एक कंफ्यूजन की सूरत में चली गई है। अब देखो कि 22 अप्रैल को क्या होगा और 22 के बाद क्या बनेगा। आया ट्रंप फिर कोई भरपूर हमला करने जा रहा है? तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मेरा अपना व्यू ये है कि 22 अप्रैल की डेडलाइन, इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि तोसी होगी। अमेरिका हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो शिद्दत का नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम हो चुका है कि ईरान पूरी कुव्वत के साथ खड़ा है, भरपूर उसने जवाब दिया है ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमले का। और वो आगे भी उसका मौक़िफ़ यही है
کہ ہم مذاکرات اگر کرنے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں, کوئی معاہدہ کرنا تو اس کے لیے بھی تیار ہے, اور اگر جنگ کرنی ہے تو ایران اپنے پوری قوت استعمال کرے گا اور اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا اور آخری حد تک جا کر دفاع کرے گا. تو جب ایک ملک اس حد تک سٹیج پر آ چکا ہے تو پھر اس کو ایسے گفتگو سے اور پریشرائز کر کے اس کو ہرایا نہیں جا سکتا, اس کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. تو مذاکراتی بہترین حل ہیں, دنیا بھی اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 22 اپریل کے بعد بھی دنیا اس حوالے سے پھر اپنا کردار ادا کرے گی اور طاقتور ممالک اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے اور 22 اپریل کے بعد پاکستان کی کوشش اور زیادہ ہو جائے گی کہ دوبارہ ان ممالک کو مذاکرات کے ٹیبل پر بٹھایا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہائی آفیشلز کے مذاکرات تھے جو اسلام آباد میں ہوئے, جس میں امریکہ کے نائب صدر اور دوسری طرف ایران سے ان کے وزیر خارجہ اور ان کے اسپیکر باقر کالیباف یہ دونوں تشریف لائے, تو یہ ہائی آفیشل جو مذاکرات تھے وہ تو ختم ہو گئے, لیکن جو ٹیکنیکل ٹیموں کے مذاکرات ہیں میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ختم ہوں گے, وہ چلیں گے. اور 22 اپریل تک امید یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی مزید پیش رفت ہوگی مذاکرات کے حوالے سے اور کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ حالات دوبارہ کوئی خطرناک صورت کی طرف جائیں گے. امریکہ کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا صرف ایران کو نقصان نہیں ہوگا, خود امریکہ کو بھی نقصان ہوگا اور پوری دنیا سے متاثر ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس حوالے سے بابر کرایا جائے گا, اور ٹرمپ کو بھی اس چیز کی یقین ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا یقین ہے کہ یہ نہ امریکہ کے مفاد میں ہے نہ کسی اور ملک کے مفاد میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 22 اپریل تک جو ڈیڈ لائن ہے تو اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور چھوٹے لیول پر مذاکرات جو ہے جیسے ابھی چل رہے ہیں تو واضح طور پر وہ سامنے آئیں گے اور مذاکرات اس میں ڈیڈ لائن کے اندر توسیع بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کسی حتمی معاہدے تک جو پہنچا جا سکے اور 22 اپریل سے پہلے کوئی ایسی بریکنگ نیوز آ جائے جو امن کے حوالے سے ہو, جو خوشحالی کے حوالے سے ہو, جو اس خطے کی بہتری کے حوالے سے ہو.